What kind of a world do you see with majority of people being antinatals, and then do you see the human civilization coming to an end at some point in the future? There is no great virtue in the human civilization continuing. First thing, if the child is born suffering, why do you want to bring more child to the world to make them suffer? What is the point in ensuring that the cycle continues? What is the great need or the great virtue? And what is the great catastrophe if it all, Second thing, not everybody is born to be self-realized. The average kind of people will always outnumber the ones who understand. So the human race will continue, don't worry. There will be always enough people who will never understand what I am saying, and therefore they will keep on bearing 2 kids, 4 kids, 20 kids. So don't worry, human race is not at the risk of annihilation. I will never be totally understood and the race will continue. कि इसमें मेक सेंस बिल्कुल जो कह रहे हैं वो आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट ही इज सेइंग फॉर अ चेंज। एक बात होती है कहने वाली और एक बात होती है पता होने वाली कि क्या होगा, इस स्टेटमेंट का भी क्या होगा। तो हम भी आज जो डिस्कशन करेंगे, मैं मतलब आर्गुमेंट जब तक दोनों तरफ से नहीं होंगे, वरना फिर वो एक टाइप वाली पार्टी लगेगी कि यार एक ही तरफ हम बकैती करे चले जा रहे हैं। तो इसलिए बेहतर रहेगा कि दोनों तरफ के आर्गुमेंट रखेंगे। जैसे कि ये वाला भी पर्टिकुलर आइडिया को अगर मैं, जो अभी मेरे दिमाग में बात आ रही है, अगर आप ध्यान से देखें भी तो हमारी जितनी भी कजन स्पीशीज थी वो सब गायब ही तो हैं। मतलब अब आप कि हमारे जो हम लोगों को लगता है कि आज के समय में हमारे सबसे करीब में चाहे वो चिंपैंजी भी हो, बोनोबो हो, और ये सब हम मान लेते हैं, लेकिन ये हमसे काफी दूर हैं। इनसे बेहद ज्यादा करीब निएंडरथैल्स हो गए या डेनिसोवेंस हो गए, ये जितने भी थे वो सारे के सारे जो हमारी कजन बिल्कुल बहुत ही करीब की जो हमारी स्पीशीज थी, उसको तो हमने मतलब हम देयर आर डिफरेंट थ्योरीज कि हमने ही उनको एक्सटिंक्ट करवाया है और कि या फिर वो किसी अपने ही किसी कांड की वजह से। बट कितना बिजार है ये ख्याल कि हमारे जैसी सी ही विद सिमिलर क्रेनियल कैपेसिटी और सिमिलर दिमाग वाली जो स्पीशीज थी वो एग्जिस्ट किया करती थी और वो विलुप्त हो गई हैं। तो ये बात तो है, क्योंकि विलुप्त होने के बाद कौन ये सवाल पूछेगा कि भाई साहब कि क्या नाम है, ना तो पूछने वाला रहेगा कोई, ना आंसर देने वाला रहेगा। तो ये वाला आर्गुमेंट तो मुझे कभी लगता नहीं। अगर आपने वो जोक सुना हो तो बोलता है कि एक व्यक्ति बोलता है भाई 2026 में तो दुनिया खत्म है, याद है ना ये वाला जब मीम है तो क्या नाम है, तो ये मीम चलता था 2012 में, अगर आपको याद हो कि 2012 में तो दुनिया खत्म है। मतलब ये इतने बड़े लेवल पे था कि इतनी हाई बजट मूवी बनी थी कि भैया इसको कैश कराएंगे 2012 वाला जो दुनिया खत्म होने वाली है उसको, और उसके अंदर में शुरुआत में वो इंडिया में ही होते हैं। खैर, तो पॉइंट इज के चेन ऑफ थॉट, आई एम लूजिंग माय चेन ऑफ थॉट। क्या बोल रहा था मैं? मतलब एक्सटिंक्शन तो हर किसी का हो ही गया और होता रहेगा और हो भी रहा है। मास एक्सटिंक्शन चलते रहे हैं, रहेंगे, ये है बात, मेन मुद्दा। जो ये था कि व्यक्ति ने, 2 व्यक्ति बोले शर्त लगाए कि भाई 2026 में दुनिया खत्म है, तो बोले कि हमेशा गो फॉर कि दुनिया नहीं खत्म है। शर्त हमेशा ये लगाओ, क्योंकि यहाँ पर आती है मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कि अगर दुनिया खत्म हो गई ना तो पैसा लेने वाला रहेगा ना तो देने वाला रहेगा, है ना? और अगर दुनिया बच गई तो आप ही को पैसा मिलेगा। तो भले से विश्वास आप जो मर्जी करते हो, लेकिन जब पैसा लगाने की बात आएगी तो फिर आप इकोनॉमिक्स वाले दिमाग से सोचेंगे कि भैया ये लॉजिकल है, पैसा यहाँ लगाया जाना चाहिए। तो उसी तरीके से ये पर्टिकुलर आर्गुमेंट कि दुनिया खत्म होगी कि नहीं होगी, या तो वो मैं तो इस पे ही बेट करेंगे कि नहीं होगी, कि ऑप्टिमिस्ट होना ज्यादा बेटर है। और ये तो वैसे भी मतलब काफी फार फेचिंग आइडिया है कि अगर लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। मतलब ये क्योंकि कोई भी आइडिया जो होता है, भले ही वो वीगनिज्म का हो, एंटीनेटलिज्म का हो या रैशनलिज्म का हो, कोई भी आइडिया जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो 100% पॉपुलेशन तक पहुंच जाएगा। इवन एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन तक पहुंच जाएगा, वो भी लाइक इट्स फार फेचिंग। तो खत्म होने वाली बात तो बहुत दूर तक है। बट बहरहाल इसको एक स्ट्रक्चर्ड टोन देने के लिए हम ये कह सकते हैं कि आप जो है, क्योंकि आपने पहले भी कहा था कि मैं इस दुनिया में अब अपना वंश आगे नहीं बढ़ाऊंगा, बच्चे नहीं पैदा करूंगा, आपने बोला है राइट पहले पास में बहुत ज्यादा। और मैं जो हूँ, मैं ऑलरेडी बच्चे पैदा कर चुका हूँ, तो मैं ऑफ कोर्स इसके सपोर्ट में हूँ। क्योंकि खैर जब तक हमारे को इतना दिमाग आया तब तक ये थॉट आया बहुत लेट, क्योंकि जो
ये जो वर्ड है एंटीनेटलिज्म, ये आई थिंक बहुत ही ज्यादा नया टर्म है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था। नया तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन पॉपुलर बहुत है आजकल, मतलब हमें तो नहीं पता, हमारे लिए पॉपुलर नहीं था बेसिकली। ऑब्वियसली, मतलब मैं बच्चे नहीं पैदा कर रहा हूँ, हैज नथिंग टू डू विद अ फिलोसॉफिकल आइडिया ऑफ एंटीनेटलिज्म. दैट इज अ प्रॉपर सेल्फिश वेल कैलकुलेटेड आइडिया कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, हाउ डू आई वांट टू डिजाइन माय लाइफ. It is totally like a personal centric idea कि it's a discussion, not a philosophical take, just because कि ना तो मैं इसको altruistic perspective से देखता हूँ कि दुनिया में क्या होना चाहिए, ना मेरे ख्याल में कभी ये बात आई कि कार्बन फुटप्रिंट बहुत बढ़ेगा बच्चे का, इसलिए मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए, या इसके अलावा कि आपने उससे इजाजत नहीं ली. जितने भी सो कॉल्ड फिलोसॉफिकल टेक्स हैं एंटीनेटलिज्म के कि भैया आपने बच्चे से इजाजत नहीं ली, आपने बच्चे का अपना ही खुद का फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होगा, या बच्चे की जिंदगी में जो भी दुख आएंगे वो आपकी वजह से आएंगे, ये जितने भी फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं एंटीनेटलिज्म के लिए, मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. आई वाज सो सेंट्रिक टू माई सेल्फ कि मैं अपने आप को मेरा लाइफ का जो सेंट्रल आइडिया था वो था फियर, कि मेरी वाट लगती थी, आई वाज अ फट्टू इंसान. और उससे बचने के लिए मुझे जो भी अपनी लाइफ में स्टेप लेने चाहिए वो मैंने लिए, और उन्हीं कतारों में से एक पर्टिकुलर जो डिसीजन था वो ये था कि भाई मैं अपने आप को न तो गलती से, लोग पिक्चर करते हैं ना, पिक्चर लाइक पीपल इन देयर 20s ट्राई टू पिक्चर देमसेल्व्स इन अ लाइफ, ऑलवेज दे ट्राई टू पिक्चर कि घर होगा, गाड़ी होगी, ये होगा, बच्चे खेल रहे होंगे. मैं आई नेवर इमेजिन्ड माई सेल्फ विद किड्स, नेवर एवर. ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों से नफरत करता, मेरे भाई के, मेरे बहनों के, मेरे परिवार के अंदर में बच्चे हैं, मैं खूब खेलता हूँ, कूदता हूँ, ज्यादा मतलब कि पॉइंट कि बच्चों के लेवल पे नफरत नहीं है मेरे को, बट इट वाज लाइक कि पर्सनल लेवल पर मेरी लाइफ वुड बी हेल, कि मैं हमेशा, मैं वो भी बच्चे अगर खेलते हैं तो मैं काम नहीं कर सकता. अगर बच्चा इस कमरे में है मैं काम नहीं कर सकता, मेरा ध्यान यही रहेगा, ये गिर ना जाए, ये ना कर ले, ये चोट ना लगा ले, यही रहेगा मेरे दिमाग में. तो इट वाज अ टोटल प्योर सेल्फिश डिसीजन व्हाइल आई वाज डिजाइनिंग माय लाइफ. तो बट यस, उसके बाद थोड़े फिलोसॉफिकल आइडियाज पढ़ लिए, तो अब आज हम डिस्कशन जरूर कर लेंगे कंटेक्स्ट के साथ. पर इसमें ये है ना कि देखो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि हमें दिमाग ही नहीं था, क्योंकि आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली, और उस टाइम पर क्या होता है कि, और अधिकतर आज अर्ली हो लेट हो से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है. इसमें क्या होता है कि अधिकतर समय पर जब भी दो लोगों की शादी होती है तो फैमिली इन्वॉल्व होती है, और जब फैमिली इन्वॉल्व होती है तो ये एक डिफॉल्ट पोजीशन बन जाती है कि किसी व्यक्ति को शादी करनी पड़ेगी. आप पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कि किसी व्यक्ति को शादी करनी पड़ेगी, और जब शादी करनी पड़ेगी तो अगला डिफॉल्ट पोजीशन हो जाता है कि उसको बच्चे पैदा करने ही पड़ेंगे. क्यों, अरे ऐसे कैसे, बच्चे नहीं पैदा करोगे क्या, हम मरने वाले हैं, हमें पोता पोती का मुंह तो दिखा दो. ये सबसे बड़ा आर्गुमेंट होता है भारत में स्पेशली, कि पोता पोती का मुंह तो दिखा दो हमें मरने से पहले, और जब एक हो जाएगा तो फिर दूसरा, एंड सो फोर्थ. तो दैट्स हाउ द डिफॉल्ट पोजीशन गोज. इसमें अगर आप उनको बोलोगे कि, जैसे आप उनको बोलोगे कि मैं एथीस्ट हूँ तो मार पड़ेगी, तो आप ऐसे ही बोलोगे अगर मैं एंटीलिस्ट हूँ तो आपको मार पड़ेगी कि क्या ये क्या बकवास कर रहा है, कि ऐसा थोड़ी होता है. हमने ही बच्चे पैदा करें, हमारे बाप ने बच्चे पैदा करें, हमारे दादा ने बच्चे पैदा करें, तो तू नहीं करेगा. अब आपको लगता है, अब आपको जब पता है, पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, तो आपको पता है कि इंसानी एग्जिस्टेंस सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करता है, राइट. कि आपका होना ही यहाँ पर एक जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम कर रहे हो, एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज का. ये तो काफी स्टडीज ने प्रूव किया है. आप सुबह से शाम तक जो भी चीजें कंज्यूम कर रहे हो, कोयले मतलब फॉसिल फ्यूल से लेकर जो आपकी डेली लाइफ है, जो आप खाना है, जो आप वेस्ट जनरेट करते हो, जो आप पानी यूज करते हो, जो रिसोर्सेज यूज करते हो, बिजली जलाते हो, एवरीथिंग लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लेनेट. एंड देन
when it is combined with 8 billion of us, then again we are responsible for majority of the destruction of this planet. तो ये एक चीज theoretical level पर काफी सही है कि do not have more kids, but क्या ये argument practical level पर सही है कि नहीं, वो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। मैं अभी अगले 3 मिनट के लिए मैं केवल इसी ही आर्गुमेंट के अगेंस्ट में दूंगा जो आचार्य प्रशांत ने बोला है कि भाई कि आप चिंता मत करें कि मतलब कि लोग कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होता है, ये फैक्ट है। ये हर आपने अभी बोला है कि जो अगला बच्चा पैदा करते हैं तो कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, इसको अगर मैं फिलोसफिकली टेक डाउन करने की कोशिश करूं, नहीं एक बार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बच्चा पैदा करते हैं, मैं कह रहा हूँ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही, मतलब जो हम पैदा हो चुके हैं वो भी जनरेट कर रहे हैं और आगे, और हम जानते बूझते आगे आने वाले लोगों को और ज्यादा कर रहे हैं। तो ये 2 एस्पेक्ट हैं उसके, एक तो जो हो गए और एक होने वाले हैं, ये क्लियर कर दो। एग्रीड। इसके अंदर मैं एक्सियम दुनिया वाले ज्यादातर ये लेकर के चलते हैं जो कि आचार्य प्रशांत ने भी लिया। मैं उस एक्सियम को चैलेंज कर रहा हूँ फिलोसफिकल लेवल पे, है ना, और और आई एम गिविंग आर्ग्यूमेंट फॉर बच्चे पैदा करो। तो अभी आर्ग्यूमेंट ये है कि जो उन्होंने एक्सियम लिया हुआ है वो ये है कि ये तो भैया बेवकूफ लोग बेवकूफ बच्चे ही पैदा करेंगे, एंड अगर ये आपका आर्ग्यूमेंट है तो आप वैलिड हो। लेकिन मैं एक्सियम को चैलेंज कर रहा हूँ कि जब स्टूपिड लोग पैदा करेंगे, मतलब जिस तरीके की जेनरेशन हम पैदा कर रहे हैं कि जो लोग, उन लोगों को आप क्या समझाएंगे? ये देखो आप, ये मेडिकल के लोग हैं, ये देखो जरा, ये लाइनिंग बनी है, इससे अनुमान लगाते हैं कि नाभिक तक आता है, इससे ऊपर तक जाता है तो बेटा होता है, पर इसका तो लाइनिंग है ऊपर तक गया नहीं है, यहीं से नीचा है, तो क्या पता बेटी हो जाए। देखते हैं, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी बेटी हुई है। इस पर्टिकुलर देश में जहां पर मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग पेट पे जो लाइन बन रही है उसके बेसिस पर ये वीडियो बना रहे हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी, उस देश में या उस पर्टिकुलर समाज में बच्चे पैदा करना बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट अल्टीमेटली पैदा करेगा, बनाएगा। कूड़ा करकट, बद दिमाग, कम दिमाग के लोग सेम वही वाले फिलोसफिकल आइडियाज कि भाई वोट देने का अधिकार सबको नहीं होना चाहिए, कम से कम मिनिमम लेवल ऑफ आपकी क्वालिफिकेशन हो, आप में दिमाग हो, तब जाकर के आपको होना चाहिए। तो अगर आप इस पर्टिकुलर धारणा से आ रहे हैं तो आई विल से ओके, आई एग्री विद योर पॉइंट। लेकिन इतिहास के अंदर में अगर हम देखें तो हम ये बात नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वो लोग ही थे, वो पैदा करने के बाद वाले लोग ही थे जिन्होंने सॉल्यूशन भी दिए। क्योंकि आपके पास भले से 1 लाख लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा कोयले की खपत कर रहे हैं, लेकिन एक दिमागदार व्यक्ति जो कि फ्यूजन रिएक्शन को हार्नेस अगर कर ले कि भाई हम जानते हैं कि ये साइंटिस्ट्स ने ही समझ के बूझ करके हमें समझाया कि भाई आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको आप सोलर पावर बोलते हैं वो कुछ और नहीं है, वो फ्यूजन रिएक्शन ही है जो कि सन के अंदर में हो रहा है। हम कभी सन पे गए नहीं, लेकिन हम वी क्रिएटेड आइडियाज, थ्योरीज, और हम आज जानते हैं कि सन के अंदर में वो फ्यूजन रिएक्शन है दैट वी आर यूटिलाइजिंग राइट नाउ। डज नॉट मैटर इफ लाइक दिस माइक, this electricity, this screen, majority of them are working because of sun। मतलब कोयला भी होगा तब भी it is because of sun, क्योंकि उसी सन की किरणों से फोटोसिंथेसिस हुआ, पेड़ बने, पेड़ खाए, जानवरों ने जानवर बने, ये दोनों धरती के नीचे दबे, कोयला और पेट्रोलियम बना। तो इनडायरेक्टली अगर आप कोयला भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू आर एक्चुअली हार्वेस्टिंग द आइडियाज ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। लेकिन ये एक बंदा उन 10 लाख लोगों पे भारी है फॉर प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन। और जैसे ही आपको एक व्यक्ति भी मिलता है हु इज एबल टू प्रोवाइड सॉल्यूशन, आपने उस कार्बन फुटप्रिंट को, राइट नाउ वी नो कि किस तरीके से एक ज़माने में जो आप लकड़ी जला करके, मिट्टी के तेल का लैंप जला करके जो आप इलेक्ट्रिसिटी फूकते थे, कट टू 2000
12, 25, 26 आज जो एलईडी का हम इस्तेमाल करते हैं, द उसके अंदर में जो मेजर वेस्टेज होती थी वो हीट के नज़रिए से होती थी। आपका 100 वाट का बल्ब आता था, आजकल आप 400 वाट का हीटर इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं आप कि रोशनी करने के लिए मेरे को इतनी ज़्यादा हीट बर्बाद करनी पड़ती थी। बट हुँ। दिस इंक्रीमेंटल, वी एज अ सोसाइटी, टॉप लेवल जो पीपल थे, दे सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, और जिसका फायदा उठाया बाकी के लोगों ने ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। दिस इज अस, जो कि आपने केवल और केवल बचपन में ओजोन होल पर ऐसे लिखे थे, इफ यू रिमेंबर। आज की तारीख में कोई ओजोन होल की बात नहीं करता है, क्योंकि इट इज गेटिंग रिपेयर्ड, क्योंकि वी फाउंड द सॉल्यूशन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को इन सब चीज़ों में जो हम इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज से लेकर के एसी, वी हैव टू रिप्लेस इट विद बेटर वेरिएंट्स। तो अगर आपका एक्सियम ये है कि ये बेवकूफ लोग हैं, कार्बन फुटप्रिंट इन्होंने बढ़ाना ही है, तो यू आर इनडायरेक्टली ऑल्सो नॉट एबल टू प्रोड्यूस दोज दिमागदार पीपल। क्योंकि अगर हम इस पे आ जाऊं, अगर मैं एग्जाम इस पे शिफ्ट कर जाऊं कि बच्चे जो पैदा होंगे उनको अगर सही पेरेंटिंग मिले, सही तरबियत मिले, तो हम उन लोगों की पॉपुलेशन भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं, हु विल बी एबल टू प्रोवाइड सॉल्यूशन। अगर आपको याद हो कि, आई नो आई एम टेकिंग टू मच टाइम, बट लाइक अगर आपको याद हो कि भुखमरी से सबसे ज्यादा लोग मरा किया करते थे, वन ऑफ द मेजर कॉजेज, जिसको जो हम बोलते हैं ना फोर हॉर्समैन ऑफ एपोकलिप्स के अंदर में, जब हम उसको दूसरे नजरिए से देखते हैं तो उसमें फेमाइन भी एक आता था, कि भूखमरी, और भूखमरी ऐसे होती थी कि गांव में आई, फिर मतलब कि फसल बर्बाद हुई, कोई खाना नहीं मिल रहा है, बंगाल फेमाइन हो। भारत के अंदर में आप बचपन में आपने वो सारी खबरें पढ़ी हैं, अभी आप नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक व्यक्ति जो कि मैक्सिको में बैठा था, भारत के सुब्रमण्यन जिन्होंने हरित क्रांति की, उन्होंने किस तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया से प्रोडक्शन को 4 गुना बढ़ा दिया। He solved the problem, he decreased the carbon footprint, increased the yield। क्योंकि आपने पहले तो 9 फुट का गेहूं होता था, उस पे इतना सा दाना लगता था, अभी आपका इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ गेहूं बनता है, कार्बन फुटप्रिंट उसका ओवरऑल लेवल पे कम आया है। वी वर ऑलवेज अ स्पीशीज हु सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, हमने हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। तो अगर आप ये मान कर के, ये एक्सियम लेकर के बच्चे बंद कर रहे हैं पैदा करना कि बेवकूफ़ ही पैदा होने हैं, तो फिर ओके कर दो बंद। लेकिन ये एक्सियम आप क्यों कर रहे हो कि बच्चे बेवकूफ़ ही पैदा होने हैं? व्हाट इफ अगर आप ओवरऑल लेवल पर जो जो टॉप के ही बंदे थे उन्हीं का अमाउंट अगर आप डबल कर दें, तो यू विल हैव फार मोर दोज बंदे हु कैन एक्चुअली सॉल्व these carbon footprint problem, or you can actually survive and thrive on planet earth even। I know मैंने बहुत पर ज्यादा बोला। नहीं, अब अपन दोनों ही हैं, और है ही कौन? तो अपन दोनों ही हैं, टाइम लेने वाले हैं। बट इसमें आपका जो पूरा आर्गुमेंट है वो बेस्ड है कि कोई एक ऐसा इंसान आएगा जब करोड़ों अरबों में से हाँ 10 लाख पे एक, 10 लाख पे एक आप बोल सकते हो कि देखो वो जो 80-20 रूल है वो तो काम करेगा ही ना, है ना? हाँ। अब मेरे को एक बात बताओ, आचार्य प्रशांत इज दैट पर्सन। वो अकेला बंदा इस बात का प्रूफ है कि वो 40 मिलियन फॉलोअर लेकर के उसने ये आइडिया इवोक कर दिया कि बच्चे पैदा मत करो। वो व्यक्ति खुद ही इसका जीता जागता कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल है कि अगर दिमाग आ जाए, अगर आप सही बच्चा पैदा कर पाए, तो आप एक्चुअल में दुनिया, ये एक व्यक्ति की वजह से कितने टन प्लास्टिक, कितने लोग वीगन में कन्वर्ट हुए, कितने लोगों ने बच्चे पैदा करना कम किया, एटलीस्ट उतने किया जितना उन्हें करना चाहिए। ये एक व्यक्ति के अगर दिमाग चला तो उसने इतना अच्छा पर्टिकुलर चेंज लेकर के आया। आई एग्री कि भैया 80% लोग बेवकूफ होते हैं या फिर नहीं उनमें दिमाग होगा, लेकिन ये तो प्रकृति है ना, प्रकृति का काम मैं क्यों देखूं? प्रकृति देखिए, मेरा काम है, जैसे प्राचार्य प्रशांत का काम है अपने बातों को बोलना, वो लोगों तक पहुंचाना। वो व्यक्ति तक बात पहुंचे, उठाए न उठाए, अपने जिंदगी में अप्लाई करे न करे, वो उसकी प्रॉब्लम, वो प्रकृति की प्रॉब्लम, उसकी टेंशन ये व्यक्ति क्यों ले? तो ये अगर इस पर्टिकुलर लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल एक शॉट जो लोगों ने मारा है वो कितना ज्यादा कारगर हुआ है लोगों के लिए। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर में एक और बात निहित है
कि एक और आर्गुमेंट लोग एंटी नेटलिज्म के लिए जो सबसे ज्यादा देते हैं, दैट इज द आइडिया ऑफ सफरिंग, है ना, कि आप सफरिंग कॉज करवाओगे, कि भाई बच्चे की खुशी तो देखो, खुशी है तो वो तो खुशी है, बच्चा खुशी में कंप्लेंट करेगा नहीं, बच्चा कंप्लेंट करेगा दुख में, या व्यक्ति कंप्लेंट करेगा दुख में। तो गौतम बुद्ध का जो आइडिया है कि भाई दुख तो हो गई, दुख तो पार्ट ऑफ लाइफ है। व्हाट इफ आई चैलेंज दिस एक्सियम कि नहीं, दुख केवल और केवल जो ईविल की परिभाषा है, अगर जो हमारा आजकल जो डिस्कशन चल रहा था, इफ यू रिमेंबर, कंटिजेंसी नदवी भाई साहब वाला जो आर्ग्यूमेंट था, कि ईविल वाला जो आर्ग्यूमेंट, ईविल का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लोग निकालते हैं, वो निकालते हैं कि दुनिया के अंदर में भूखमरी, दुनिया के अंदर में बाढ़, दुनिया के अंदर में कत्लेआम, दुनिया के अंदर में ये सारी चीजें हैं, ईविल के अंदर में हम कंसिडर कर लेते हैं इसको, इन सारी चीजों को। या फिर पर्सनल सफरिंग, कि पर्सनल सफरिंग जिसके अंदर में आ जाती है कि सब दुख है, ये जिंदगी के दुख है। गौतम बुद्ध ने क्या बोला कि भाई देखो, दुख तो है पार्ट, दुख नहीं खत्म होने वाले हैं कभी। उन्होंने जो भी बातें बोली वो इस एक्सियम पे बोली कि दुख तो है। और जबकि आज के जो लेटेस्ट फिलोसोफर्स हैं वो इस आइडिया को चैलेंज करते हैं कि दुख कुछ और नहीं है, बट जब आपको सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन न हो, जब आपके पास प्योर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन न हो, उस समय पर आप जो एक्शन ले सकते थे, जो कि उस पर्टिकुलर सफरिंग को खत्म कर सकता था, वो अब आपके पास नहीं है। नाउ दिस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम, ये है आज का nail in the coffin line, कि lack of information in the system can evoke suffering and hence evil। अगर जैसे कि आप बोलेंगे देखिए भाई बच्चे को क्या हो गया, मेरा बच्चा ठीक से सांस नहीं लेता, इसका वजन कितना कम है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सिस्टम। जैसे हमें पता चला कि आपके बेटे के शरीर में जो डीएनए है, उसके अंदर में जो उसका हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो ट्रंकेटेड बन रहा है, क्योंकि एक नॉनसेंस म्यूटेशन हुई है, जो आपका बनना चाहिए था वहां पे स्टॉप कोडन लग गया है, पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बना है, बच्चे को थैलेसीमिया है, और इसकी वजह से उसको पूरा ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलता, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती। क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने सिस्टम में इंफॉर्मेशन जो मेरे पास नहीं थी, जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन विच वाज कॉजिंग सफरिंग, मैंने उसको ढूंढा। नाउ आई हैव पावर टू लाइक करेक्ट इट, और मैं ईविल को मैंने समाप्त कर दिया। हरित क्रांति क्या है, इज अ साइंटिफिक बेटर एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से, क्योंकि दुनिया में नाइट्रोजन को कोई भी एनिमल कन्वर्ट नहीं कर सकता, और नाइट्रोजन इनर्ट होती है, जिसकी वजह से पावर केवल बैक्टीरिया के पास है। क्या मैं लैब में नाइट्रोजन को फिक्स करके यूरिया बना सकता हूं, एंड दैट यूरिया मैं उसमें फेंकूंगा, क्या नाम है, खेत में फेंकूंगा, एंड दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द यील्ड विद सेवरल फोल्ड, एंड आई कैन इरेडिकेट फेमाइन। आई डिड दैट क्योंकि मेरे पास क्या आया, मेरे पास सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन थी मेरे पास पूरी नहीं थी। जैसे ही मेरे पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और सिस्टम की इंफॉर्मेशन आई, आई हैड द पावर टू करेक्ट इट, और वो करेक्ट करते ही मैंने किसको गायब कर दिया, फेमाइन को गायब कर दिया। कोई भी पर्सनल सफरिंग हो, मेंटल लेवल पे सफरिंग हो, समाज के लेवल पे सफरिंग हो, सोसाइटी के लेवल पे सफरिंग हो, और सफरिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल आइडियाज एज फार एज एंटी नेटलिज्म इज कंसर्न। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि किस तरीके से, कि अगर आपके पास सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन हो तो आपको ये प्रकृति वो ताकत भी नवाजती है कि आप उसको क्या कर पाए, करेक्ट कर पाए। मेडिसिन, सैनिटरी होना, मतलब क्लीनलीनेस होना, ये सब क्या है, ये सिस्टम में हमारी इंफॉर्मेशन का लैक था। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, हमने वैक्सीन बनाई, क्योंकि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन भाई सिस्टम में बच्चे मर रहे थे क्योंकि उनको मेनिंजाइटिस हो रहा था, और वो मेनिंजाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था। मैंने जैसे ही उसके खिलाफ एंटीवायरल ड्रग बनाई, वो पर्टिकुलर सफरिंग, मैंने वो सफरिंग जो माँ को अपने बच्चे को बीमार देख करके हो रही थी, उसको भी इरेडिकेट कर दिया। तो अगर ये लोग, आचार्य प्रशांत जैसे लोग, या फिर जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने वाले लोग अगर नहीं होंगे, अगर, और ये और तो हमें बेटर एक्सप्लेनर्स चाहिए इस दुनिया के अंदर में। जैसे ही बेटर एक्सप्लेनर्स प्रोड्यूस कर पाऊंगा, यू विल सी दैट वो जो बुद्ध का जो
एक्सियम था, मैं उसको तक गलत साबित। आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी हिमाकत है कि कोई व्यक्ति इंटरनेट पे बैठ करके बुद्ध के आइडियाज को चैलेंज कर पा रहा है आज की दुनिया में, कि द आइडिया ऑफ सफरिंग जो तुमने एक्सियम लिया था, मैं उसी को चैलेंज कर रहा हूं कि आइडिया ऑफ सफरिंग तुमको हर बार एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ तो सफरिंग होगी। और आप देखें जितनी भी फिलोसफिकल लीनेजेस बनते हैं वो इस आइडिया को चैलेंज ही नहीं करते, सब लोग एग्री करके बैठ जाते हैं, हाँ जी दुख तो होना ही होता है दुनिया में। क्यों होना होता है? कोई भी दुख इज जस्ट अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम। और यहां से मैं दोबारा से, ये सारे आर्गुमेंट किसकी तरफ है? टू प्रोड्यूस मोर चाइल्ड, टू प्रोड्यूस अ बेटर चाइल्ड। मोर इज अ relatively bad term to use. You need better people जिनकी पेरेंटिंग बढ़िया हो जाए और who can become better explainer. This world actually can do far better as compared to जो कि आज हम कर रहे हैं। तो this is again philosophical argument। मैं फिर से बहुत ज्यादा बोला, सॉरी। अब आप बोलिएगा। मेरी ट्रेन ऑफ थॉट 4 आइडियाज दिमाग में आए और चारों चले गए हैं, तो आई एम सॉरी, आई एम ब्लैंक। I am really sorry। पर मैं जो लास्ट वाला आइडिया है उसको उस पर परपेचुएट करता हूँ, बाकी तो आएंगे जब आएंगे। ये आप ये कर लिया करो, मैंने भी किया था कि आप ना लिख लिया ऐसे वो कर मैं थोड़ा मैं कर लूंगा, मैं ये भी मेरे पास अभी यहाँ पर, बट वो अब उसका बस चली जा चुकी है उसकी। मैं लास्ट वाली जो चीज है ना कि बिल्कुल और ये देखो रस चला जाएगा डिस्कशन का अगर हम दोनों एक ही बात करेंगे तो जस्ट टू बी ऑन द अदर साइड, मैं वैसे तो उस साइड पर होना चाहिए मुझे क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, बट मैं दूसरी साइड पर जस्ट फॉर दिस डिस्कशन। आपने बोला कि हमने दुख और सफरिंग कम करी है, बिल्कुल 100% अग्री करता हूँ उस बात से कि हमने दुख और सफरिंग कम करी है और रोज कम करते जा रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, साइंटिफिक एडवांसमेंट से, और हमारी लाइफ और इजी और बेहतर और आसान बनती जा रही है। पर क्या सोसाइटी में दुख और सफरिंग कम हो रहे हैं? अगर हम उसी डायरेक्शन में देखें तो मतलब बाय एंड लार्ज सोसाइटी की बात कर रहा हूं मैं, क्या दुख और सफरिंग कम हो रहे हैं आबादी बढ़ने के साथ साथ? बाय लार्ज मार्जिन, बाय लार्ज मार्जिन। मैं हमेशा देता हूँ 3 बुक का एग्जांपल, दोबारा से दे रहा हूँ, रैशनैलिटी, एनलाइटनमेंट नाउ, एंड थर्ड बुक इज रायन गॉसलिंग, फैक्टफुलनेस। तीनों में इतना डेटा कवर के एज अ लास्ट 300 400 500 600 60 हजार सालों में वी आर डूइंग ग्रेट। नो, I do not know these books, but हाँ मैं किसी भी एक बुक को आधार नहीं मान सकता हूँ यहाँ पर अगर मतलब पूरा सोसाइटी का डेटा बाय एंड लार्ज देखेंगे हम तो सफरिंग क्या, मैं आपको बताता हूँ, बहुत बेसिक सी चीज है। एक जो दुख और सफरिंग जो है ना, जो हमारे लिए दुख और सफरिंग आज है उसका 100 फोल्ड था आज से 100 साल पहले, बट वो हमारे दिमाग में दुख और पेन और सफरिंग जो है वो अभी भी सेम है। अगर आज हमारे पिज्जा को आप मंगाते हो, या चले छोड़ दीजिए, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, उस ब्रेकअप से उसको इतना पेन और सफरिंग हो सकता है जितना किसी के मरने पर हुआ होगा, या किसी की बीमारी से हुआ होगा, या किसी और चीज से होगा। तो इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू, like pain and suffering are more to do with the brain rather than to do with anything else। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना किसी के पास सब कुछ हो पर उसके दिमाग में कुछ खालीपन हो, कुछ गड़बड़ हो, कुछ चीजें चल रही हो। तो जैसे जैसे हम एक दूसरे से दूर होते गए ना टाइम के साथ में, और ये सोसाइटी का बाय एंड लार्ज डेटा, मतलब ऑफ कोर्स इट्स जस्ट कि आप जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं ना, टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इट्स अ पैराडॉक्स कि हम परेशान भी उतने ही ज्यादा होते जा रहे हैं। अब ये डेटा की कमी की वजह से है, डायग्नोसिस की कमी की वजह से, या जो भी जिस भी रीजन की वजह से, जो पहले हार्ट अटैक से या जो पहले इन्फेक्शन से मरता था वो आज हार्ट अटैक से मरता है, डायबिटीज से परेशान होता है, और वही मेंटल हेल्थ की जो सिचुएशन है वो भी बहुत खराब है। जो मोबाइल एडिक्शन का प्रॉब्लम है, जो पहले कुछ नहीं था वो है। तो ये तो म्यूटेट होती रहेंगी ना चीजें अपने साथ साथ, पेन और सफरिंग म्यूटेट होती रहेगी अपने फॉर्म में जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी। तो आप ये कह रहे हैं कि पेन और सफरिंग एक इंसान की है पर उसको मैं नहीं मानता, तो वो उस इंसान से पूछा जाएगा कि भाई तुम दुख में हो कि नहीं हो, सब कुछ होते हुए भी। अभी इलॉन मस्क का था कि
पैसा खुशी नहीं दे सकता, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसने बोला है कि पैसा खुशी नहीं दे सकता। तो ये बिल्कुल ये वाली बात है कि मेंटल हेल्थ जो सिचुएशन खराब होती जा रही है, लोग अकेले और अकेले होते जा रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी, पेट भरा होने के बावजूद भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बढ़ती जा रही हैं, लोगों की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हमारी प्रॉब्लम्स को कम कर रही है, वही टेक्नोलॉजी हमें दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स भी तो दे रही है, रिप्लेस हो जा रही है ना वो प्रॉब्लम्स जो आज से 100 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती होंगी शायद। तो वो ये मैं कह रहा हूं कि वो प्रिसाइज आर्ग्यूमेंट होता है कि इस दुनिया में आओगे तो दुख तो होगा ही होगा, वन और दी अदर वे, मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ नहीं होगा तो भी आपको लगेगा यार कुछ खाली बना है। तो ये अब उसको कितना बढ़ा चढ़ाकर आप कोई इंसान बोल रहा है या कम कर रहा है तो वो अलग बात है। बट आई कंप्लीटली अग्री कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ने से जो मेजर प्रॉब्लम्स थी उसको हमने सॉल्व किया है 100%। बट और भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इसके, जैसे जो एसिमेट्री आर्ग्यूमेंट है, जो हम बोलते हैं कि जो आप बोल रहे हो कि जैसे जो बिनेटर का केस, बिनेटर कोड बोलते हैं उसको, कि पेन इज बैड, प्लेजर इज गुड, और एब्सेंस ऑफ पेन, even if no one enjoys it's good, but absence of pleasure is not bad। तो ये basically argument है कि non existence is morally preferable to existence। जो basically argument होता है कि child जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, उसकी कोई suffering नहीं हुई, which is considered good, और उस क्योंकि वो पैदा नहीं हुआ तो there is no happiness, तो which is not bad। तो ये आप उसको कंपेयर कर रहे हैं दोनों चीजों को, भले ही वो एसिमेट्रिक हो, बट उसको उसका मेन आर्ग्यूमेंट है ये। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जो आपका जो अरे एक पर तो जैसे जैसे आर्गुमेंट आपने दिए हैं मैं आपको पीछे की तरफ लेके जाऊंगा ताकि आपको याद भी रहे। बेनेटर वाले आर्गुमेंट जो है वो पर्टिकुलर आर्गुमेंट बस सर्वाइवरशिप बायस कि भैया देखो तो उसकी आपने बच्चा पैदा किया, उसको खुशी होगी तो खुशी में कोई ध्यान नहीं देगा इतना, लेकिन उसको दुख होगा तो दुख पे तुमको सबसे पहले गरियाएगा वो कि सालों तुम्हारी वजह से मेरा दुख हो रहा है। तो अब यही चीज को अगर मैं पैरेलल दिखाऊं ना तो आप उसमें एग्री नहीं करोगे, जो कि है जैसे बेनेटर का रेजर है वैसे ही पास्कल रेजर आर्गुमेंट है फॉर बिलीविंग इन गॉड, कि भैया पास्कल ने बोल दिया क्या बोल दिया कि भाई तुम नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर निकल गया गलती से गॉड तो तुम्हारे तो एल लग जाएंगे, तो फिर क्या है, बेटर है कि तुम कर लो विश्वास। लेकिन जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा कि कर लो विश्वास इस पर्टिकुलर लॉजिक पे, तो बोलेगा नहीं 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 मैं क्या करूं अभी तो नहीं। तो हाँ, just to clear myself, these are not my arguments। अच्छा हाँ, मैं भी खेल रहा हूँ अगर आप ध्यान दो तो मैं एंटी हूं कि मेरा आर्गुमेंट नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे पैदा मत करो, कोई बच्चे पैदा मत करो, ऑलरेडी मर रहे हैं। पर्सनल बिल्कुल नहीं ले रहे हैं इसको, ये कि अगर हम कोई व्यक्ति इस पर्टिकुलर डिबेट को देखेगा ना तो उसको लगेगा कि ये तो यार व्यक्ति पैदा नहीं कर रहा है और फॉर आर्गुमेंट दे रहा है, वो व्यक्ति के बच्चे हैं और वो व्यक्ति एंटी के आर्गुमेंट दे रहा है। तो हम है ही नहीं, हम अभी इसको खेल रहे हैं फिलोसॉफिकली आइडियाज के लेवल पे, आइडियाज के लेवल पे खेल रहे हैं। आई टोटली एग्री। ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर पे पास्कल का भी आता है जिसमें आप बोलो कि भगवान पे विश्वास करना चाहिए, फिर इस पर्टिकुलर लॉजिक के हिसाब से इसलिए वो उठेगा। जैसे आपने बोला कि भाई आज दुनिया में दुख जो है वो चेंज होते रहेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, तो भाई मैं तो यहाँ पर जिद्दू का आर्ग्यूमेंट कि भाई अगर आप कह रहे हो कि दुख तो भैया रहेगा, तो आपने पहले ही दरवाजे बंद कर दिए ना सारे। भाई वो व्यक्ति को मैं क्या समझाऊं या उस व्यक्ति से मैं क्या बोलूं कि जो ये ही बात एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं है कि यस देयर कैन बी अ सॉल्यूशन। क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो बुद्ध जितने भी ये पर्टिकुलर लीनेज है आर्गुमेंट का, वो व्यक्ति इस पे आर्गुमेंट नहीं कर रहा है ना कि हाँ भाई दुख ऐसा भी तो हो सकता है कि दुख खत्म कर दें हम पूरे तरीके से, क्योंकि तुम्हारा सारी की सारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फिलोसफिकल आइडियाज है वो इस पे बेसिस है। तुमने बस क्या कर दिया, तुम कूद के उधर चले गए, देखो भाई अभी तो एक तरीके का दुख चल रहा है, फिर दूसरे तरीके, हाँ सब जितने भी अलग अलग तरीके के दुख हैं वो सिस्टम में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हो रहे हैं, और जैसे ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन पूरी समझ में आएगी मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा। आपका आर्ग्यूमेंट याद है आपको, आपने भी क्या बोला था, आपने बोला था कि भाई किस तरीके से कि व्यक्ति जो है वो आजकल मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, क्या है सबसे तगड़ा तरीका क्या है मेंटल प्रॉब्लम्स को जज करने का, इज अ सुसाइड रेट। सुसाइड रेट कम हो रहे हैं,
हम बढ़ नहीं रहे हैं लोगों को, क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन लोग अवगत हो चुके हैं, लोग बात कंपैरेटिवली ज़्यादा कर पा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सुसाइड ज़ीरो हो गए हैं, मैं केवल और केवल डेटा के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। हर एक वर्ल्ड का एवरेज निकालेंगे, सब जगह का एवरेज निकालेंगे, ज़्यादातर जगहों पे आपको सुसाइड रेट नीचा जाता हुआ मिलेगा, ठीक है? तो वी आर डूइंग वेरी मच बेटर। और क्या है, कत्ल का एग्जांपल, कत्ल नीचे की तरफ जा रहे हैं, रेप नीचे की तरफ जा रहे हैं। एक काउंटर है बिफोर आई फॉरगेट कि हम्म। मेंटल हेल्थ का जो पैमाना है, भले ही कोई भी माने, मैं इसको नहीं मानता कि सुसाइड आर द, मतलब अगेन मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सुसाइड कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ पैरामीटर फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन मेंटल हेल्थ केसेस, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ केसेस होते हैं, जो सफरिंग और पेन की हम बात कर रहे हैं ना, वो पेन और सफरिंग एक थ्रेशोल्ड लेवल पर है अगर, या उससे नीचे है, तो इसका क्या मतलब है कि वो पेन और सफरिंग नहीं है? ऑफ कोर्स है। जो इंसान अपने आप को मारने की नहीं सोच रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुख में नहीं है, वो एक्सट्रीम पेन में हो सकता है, बट टेकिंग हिज और हर लाइफ इज नॉट एन ऑप्शन फॉर दैट पर्सन, और मे नॉट बी अ वाइबल ऑप्शन, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे पर लोग डिपेंडेंट हैं। तो वो एक पैमाना मुझे नहीं लगता कि एक स्टैंडर्ड माना जा सकता है कि सुसाइड कम हो गए या बढ़ गए, क्योंकि पेन और सफरिंग तो उसको भी है जो कि जिसको कोई छोड़कर चला गया है, कोई छोड़कर चली गई, मतलब जिसके नियर और डियर की डेथ हो गई या ब्रेकअप हो गया या उसको फाइनेंशियल लॉसेस हो गए या दिस एंड दैट, तो उसको भी सीवियर मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, पर फॉर दैट पर्सन एंडिंग लाइफ माइट नॉट बी द ऑप्शन एज ऑफ नाउ। तो पेन और सफरिंग तो उसका भी है, तो वो चीज मुझे लगता है कि वो उससे हम उसको जज ना करें, बस ये बोलना चाह रहा था। जज बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जब 100 लोग परेशान होंगे, डिप्रेस होंगे, तो उसमें से 10 लोग सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 1000 लोग परेशान होंगे, तो उसमें से मतलब कि 100 लोग सुसाइड करेंगे। तो ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हम इसको समझ सकते हैं कि 10 सुसाइड वर्सेस 100 सुसाइड एक्चुअली टेल्स यू इनडायरेक्टली कि समाज में कितने लोग परेशान हैं। तो भले से आप ये मतलब कि वो थ्रेशोल्ड काटा ही नहीं जा सकता, भाई बहुत प्यार से पता लगेगा ना कि कितने लोग कि समाज के अंदर में अगर बहुत ज़्यादा फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि फार्मर्स की इन जनरल हालत खराब है भाई, फार्मर्स पे ध्यान दो। अगर 10 फार्मर सुसाइड कर रहे हैं तो कंडीशन सीवियर है, अगर 100 फार्मर सुसाइड कर रहे हैं तो कंडीशन और ज़्यादा सीवियर है, जिसकी वजह से हमें फनल डाउन इफेक्ट समझना पड़ेगा कि भाई नीचे जब इतने ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, तो उसमें से धीरे-धीरे करके इतने लोग अगर अटेम्प्ट करते हैं और इतने लोग उसमें सक्सेसफुल होते हैं। तो इसका उल्टा भी तो ट्रू होगा कि अगर ये टॉप के लोग बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि नीचे पिरामिड में भी उसका फैलाव बढ़ा है। ये मेरी तरफ से आर्गुमेंट। दूसरा कि अगर आप ध्यान दो कि एक छोटी हाँ, सी हाँ, चीज प्लीज़, कि प्लीज़। जो हमने थ्रेशोल्ड बनाया वो हमने बहुत ही एक्सट्रीम थ्रेशोल्ड बनाया ना उसको, कि मैं उसी से जज कर रहा हूँ समाज को, समाज की हम पेन और सफरिंग की बात करें यहाँ पर, सिर्फ पेन और सफरिंग के पैमाने पर हम उसको ले रहे हैं। तो पेन और सफरिंग का थ्रेशोल्ड हमने बनाया है कि कोई इंसान की जान चली जा रही है कि नहीं, जो कि एक्सट्रीम लेवल पर है। तो वो अगेन आई वी कैन अग्री टू डिसअग्री कि वो पैमाना हो सकता है कि नहीं हो सकता, पर मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए पैमाना समाज का, क्योंकि फॉर 100 पीपल जिसमें से 10 लोग जान दे रहे हैं, हो सकता है कि 90 लोगों की सिचुएशन भी वही हो, बट फॉर देम इट्स नॉट एन ऑप्शन। दे माइट बी डर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, बट वो एक्सट्रीम पेन में है और बहुत ज्यादा परेशान है, और उस वजह से सुसाइड नहीं कर रहे होंगे, बट हो सकता है उनको हार्ट अटैक हो जाए, हो सकता है उनकी नेचुरल कॉजेस से डेथ हो जाए। तो क्या उसको गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? क्योंकि वो डेटा बहुत स्क्यूड हो जाएगा। तो वो चीज तो मतलब कभी जज की ही नहीं जा सकती, मुझे मेरे हिसाब से। अगेन बिल्कुल जज की जा सकती है। आप देखें कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट से आप रोड सेफ्टी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर दिल्ली के अंदर में ऑन एन एवरेज 1 करोड़ लोगों हाँ, पे 50,000 एक्सीडेंट हो रहे हैं, और यस, कंपेयर टू यूएसए के अंदर में आपके अगर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ एक्सीडेंट, तो आप जिस तरीके से सुसाइड्स की एक तस्वीर पेश कर सकता है कि नीचे क्या चल रहा है, उसी तरीके से नंबर ऑफ एक्सीडेंट की एक तस्वीर पेश कर सकते हैं कि रोड सेफ्टी का हालात क्या है। दिस वाज माय बेसिक आर्गुमेंट। ठीक है? तो अब इस पे इसलिए हम
इसको पैमाना कंसिडर कर सकते हैं, वरना तो सैंपलिंग का मतलब ही रह जाएगा, वरना तो भाई हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जब सैंपल साइज लेते हैं, इसी ही बेसिस पे तो सैंपल साइज को लेते हैं कि हमें जो पॉपुलेशन है उसकी एक खूबसूरत तस्वीर, एक्चुअल क्लोजेस्ट टू रियल तस्वीर मिल सके। सबसे बेहतरीन तो यही होगा कि हर एक व्यक्ति से जाके पूछ लो, लेकिन क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, आपको यू हैव टू चूज सेवरल पैरामीटर्स टू एक्सट्रापोलेट दोज आइडियाज कि आपको समाज की एक बेहतर तस्वीर पेश हो सके। इसलिए दिस सुसाइड कैन बी कंसिडर्ड एज अ गुड पैमाना, क्योंकि ये इररिफ्यूटेबल है। कोई भी व्यक्ति के सफरिंग को कि वो कितना परेशान है नहीं है, हमारे पास कोई इस मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेस्ट नहीं है, हमारे पास टेस्ट है, लेकिन वो उतने रिलायबल नहीं है। लेकिन द थिंग विच इज इररिफ्यूटेबल इज कि किसी व्यक्ति ने कमिट कर लिया है। तो इस नजरिए से मेरा आर्गुमेंट रहेगा कि यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल एंड वी हैव द डेटा which is decreasing and hence I'm telling you, मतलब कि अब आप देखें ना कि किसी पर्टिकुलर समाज में नंबर ऑफ सुसाइड्स और नंबर ऑफ रेप और नंबर ऑफ डाइवोर्स बढ़ना इंडिपेंडेंटली कंसिडर नहीं किया जा सकता जब तक आप उसका बेस वैल्यू ना देखें। तो भारत जैसे देश में डिवोर्स का रेट बढ़ना और रेप का वो नंबर बढ़ना एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि इससे पहले लोग बताते ही नहीं थे, रजिस्टर ही नहीं करते थे। आपकी जनरेशन के अंदर में मर्द लोगों का कहना कि मेरे को मेंटल इशू है वाज अ टबू सब्जेक्ट एज कंपेयर टू जेन ज़ी, जो कि इसको खुले आर्म के साथ एक्सेप्ट भी करते हैं, बताते भी हैं। तो जिस तरीके से भारत के अंदर में अगर डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छा पैमाना है बताने का कि लोग सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं और अटेम्प्ट कर रहे हैं उस लाइफ से निकलने का जो उन्हें नहीं चाहिए। एज कंपेयर टू डेनमार्क में अगर डिवोर्स रेट बढ़े तो वो गलत बात है, क्योंकि वहाँ पे पहले ही सिस्टम में एफिशिएंसी आ चुकी है, वहाँ पे लोग पहले ही नहीं दबते थे। तो अगर वहाँ पर डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि समथिंग इज गोइंग बैड एट द सोसाइटल लेवल, जो वो लोग एड्रेस करें। लेकिन भारत में अगर डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं तो इट इज़ अ वेलकमिंग इशू। इट मीन्स कि पीपल आर दब नहीं रहे हैं, औरतों के पास आज़ादी है। वो पहले उनके खाने के वांदे पड़ जाते थे, इसलिए बोलती ही नहीं थी। इन अ डायरेक्ट पैरेलल इसका जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो यहीं से ड्रॉ कर रहा हूँ कि दोबारा से कि जो नंबर ऑफ सुसाइड्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ सुसाइड कम हो गए हैं, डेटा हमें ये बताता है। तो इसलिए मापक भी अच्छा है। और क्योंकि मिलेनियल्स और वर्सेस जेन ज़ी के अंदर में जो टबू का आइडिया है वो भी खत्म हुआ है। आप गलती से भी, मैं गारंटी दे सकता हूँ, हमारी जनरेशन के, आपकी जनरेशन के जो 10 साल के अंदर वाले लोग हैं, ये लोगों को अगर आप बोल दो ना कि 5,000 रुपए की सेशन लेना है या 2,500 रुपए का सेशन लेना है, ये बोलेंगे भाई मैं ठीक हूँ, भाई अपन बढ़िया, एकदम कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जबकि जेन ज़ी आपको मिलेंगे जाते हुए, दे एक्सेप्ट इट। तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये तो बड़ा रोते हैं यार मेंटल इशू को लेकर के, जबकि दे आर इन द पैरेलल। जैसे डिवोर्स बढ़ रहा है भारत में विच इज़ अ गुड साइन, वैसे ही अगर लोग मेंटल इशू की बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और आप अंदाजा के लोग थेरेपी के लिए जा रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड साइन कि लोग आर एक्नॉलेजिंग। और उस यही वजह है जिसकी वजह से ओवरऑल डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है सुसाइड का, सोसाइटी के लेवल पे। तो दिस इज माय आर्गुमेंट। बैक टू आपका जो अगला आर्गुमेंट पे मैं चलता हूँ। आपका अगला आर्गुमेंट था कि किस तरीके से कि नीचे सकता ओशो के, हाँ, कि जो है कि आप जो है चेंज करते चले जाएंगे, कि जैसे मेंटल सफरिंग की आपने बात की थी, तो वो भी मतलब आप डायरेक्ट उठाएं कि अल्टीमेटली है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही ना। कि इसका सबसे बेहतर एग्जांपल मिलता है हमें जॉर्ज ऑरवेल वर्सेस ऑल्डस हक्सली की किताबों से। जॉर्ज ऑरवेल ने जब 1984 लिखी थी तो उन्होंने एक ऐसे फ्यूचर की धारणा गढ़ी जो कि एपोकलिप्टिक है, डिस्टोपियन है, जहाँ पर सब कुछ बर्बाद चल रहा है। इसके अगेंस्ट में जाकर के अडलस हक्सली ने लिखी थी ब्रेव न्यू वर्ल्ड। और ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर में लोग, उन्होंने क्या बताया कि ये उन्होंने एक यूटोपियन समाज की रचना की, बिल्कुल अगेंस्ट में, बिल्कुल कंट्रास्ट होकर के। जॉर्ज ऑरवेल ने जैसे एक किस लोग नजर रख रहे हैं, भुखमरी है, खाना नहीं है, आक्रांता मतलब कि आपका सेंट्रल गवर्नेंस है आपको। और उसी के बिल्कुल ऑपोजिट में अडलस हक्सली ने ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिखी कि जहाँ पे उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। औरतें बच्चे पैदा नहीं करती हैं, बच्चे बनाए जाते हैं, बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और वो बना सकते हैं, किसको कितना दिमाग देना है उनके पास, ये भी है सारा आइडिया।
और उनके पास इफ़ यू रिमेंबर कि उनके पास एक ड्रग है जिसको वो लोग सोमा बोलते हैं, और जैसे ही कोई व्यक्ति उस पर्टिकुलर नॉवेल में डिप्रेशन में जाता है, तो एक व्यक्ति क्या करता है, वहाँ पर ये है कि जो अल्फ़ा है वो सबसे टॉप पे है, बीटा उससे नीचे है, फिर गामा, डेल्टा बिल्कुल ऐसे हायरार्की है। तो उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, और सुसाइड कर लेता है तो उसको सुसाइड करता देख कर के दूसरा व्यक्ति ना परेशान हो जाता है। तो जो हमारा नॉवेल का मेन कैरेक्टर आता है और वो क्या करता है, उसको एक एक गोली देता है सोमा की, और वो व्यक्ति अब सही हो जाता है। अगर आप ध्यान दें तो क्योंकि हमें हमें सिस्टम की जानकारी नहीं थी कि जब किसी का ब्रेकअप होता है, आपने ब्रेकअप का एग्जांपल लिया था कि ब्रेकअप हो जाता है और जो वो उसकी सफरिंग है, दैट इज आल्सो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन सिस्टम सफरिंग। वो हम 3-4 तरीकों से पकड़ सकते हैं। पहला तरीका है फिलोसॉफिकल फिलोसोफर्स के तरीके से पकड़ना, कि ओशो अगर समझा दें किसी व्यक्ति को कि भाई तू पागल वागल है क्या, मतलब समझ रहे, तो आप क्या कर रहे हैं, आपके पास वहां से आप उस व्यक्ति को करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा लेवल न्यूरो साइंस के लेवल पे आप उस व्यक्ति को करेक्ट कर रहे हैं, जो कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर में उसको दिखाता भी है कि भैया अल्टीमेटली तो सब फिजिक्स और बायोलॉजी का ही प्रॉब्लम है ना। यू आर फीलिंग डिप्राइव्ड, एंग्शियस या थोड़ा सा कम, तो जो लोग इसके एक्सट्रीम पे हैं उनके ही लिए ही तो साइकाइट्री ब्रांच है ना। कभी कभी ये पर्टिकुलर सफरिंग आर डायरेक्टली प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है कि ब्रेकअप है, और कभी कभी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से आपके बॉडी के अंदर में मान लो कि आपके जो डोपामिन सेरोटोनिन नहीं बन रहे हैं, और उसकी वजह से भी किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं। पोस्ट पार्टम डिप्रेशन है, पोस्ट मेनोपॉजल डिप्रेशन है, क्या है ये? इससे पहले लोग इसको केवल और केवल भूत पिशाच और इन सब पे बोल देते कि, और ये बोल करके दरकिनार कर देते। नाउ वी नो कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन नाम की चिड़िया होती है, वी नो पोस्ट मेनोपॉजल डिप्रेशन नाम की चिड़िया होती है। हमको जैसी सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिली, वी कैन प्रोवाइड दोज केमिकल्स जो कि उनको मतलब इस सिस्टम में दोबारा से एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर सकता है। तो दीज विल बी माय आर्ग्यूमेंट्स। या बिल्कुल, उस मामले में तो मैं बोल ही रहा हूँ आपको, बिल्कुल सही है। बट वही है, दो और आर्ग्यूमेंट की बात है बिफोर वी जस्ट कंक्लूड, जो कि थोड़ा सा 47 मिनट हुए हमको बकैती करते हुए। सॉरी भाई, आज बहुत बोल रहा हूँ मैं। कोई नहीं, अच्छी बात है ना, बोलना चाहिए आपको। क्या बोल रहा था मैं यार? आपके पास हाँ, लास्ट आर्ग्यूमेंट है, दो आर्ग्यूमेंट और है यहाँ पर जो है, एक होता है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्ग्यूमेंट जो लोग देते हैं, कि और एक होता है रिस्क इम्पोजिशन आर्ग्यूमेंट, कि भाई सबसे पहली बात तो पेरेंट्स कैन नॉट गारंटी मेंटल हेल्थ, और अगेन वो काफ़ी सिमिलर चीज़ें हो जाएंगी जो आपने बोला अभी कि क्योंकि अधिकतर लोग इतना ज़्यादा केपेबल नहीं हैं कि वो बच्चा पैदा कर सके खुद ही। जैसे आप भी बोल रहे थे कि मैं भले ही फाइनेंशियली वेल ऑफ हूँ, बट मैं नहीं चाहता हूँ बच्चे पैदा करना। या मैं फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ, दैट पर्सन शुड नॉट हैव किड्स, ऐसा लोग बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगेन कोई मेरे ऊपर मत चढ़ जाना। तो इफ द चाइल्ड सफर्स हॉरिबली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेसेस बैक टू पेरेंट्स, सिंपल सी बात है। तो नॉन क्रिएशन अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि पेरेंट्स कैन नॉट गारंटी मेंटल हेल्थ, क्योंकि कोई भी इशू हो सकता है। आजकल जेनेटिक टेस्टिंग तो होती नहीं अभी तक हमारे देश में। फिजिकल हेल्थ को गारंटी नहीं कर सकते, कमजोर है गया, न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर पाए, पैसा नहीं दे पाए, सेफ्टी नहीं गारंटी कर सकते, डिग्निटी नहीं गारंटी कर सकते। तो फोर्सिंग somebody into a high risk, it's kind of a lottery, right? It's unethical. That's the moral और risk imposition argument. तो इस पर बात कर सकते हैं हम before we conclude, just to give the whole well-rounded argument. तो मोरालिटी के आइडिया से अगर मैं उसको उठाने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले जो आपने बोला उसी को मैं जरा एक बार रीफ्रेम कर देता हूं कि किस तरीके से कि अगर जो बच्चा अगर सफर करता है तो उसका जो इल्जाम है वो पेरेंट पे आ रहा है कि भाई किस तरीके से कि भाई आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इसकी, विच आई डोंट एग्री, कि किस तरीके से कि क्योंकि यहाँ से आप बच्चे की एजेंसी छीन ले रहे हो। बच्चा अगर जिंदगी में अच्छा कर रहा है तो भी अब पेरेंट्स जो है आगे बढ़ करके पूरा का पूरा क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं कि देखो, और ज्यादातर तो ये होता है कि बच्चे ने अच्छा कर दिया तो क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं, और बुरा कर दिया तो फिर वो उसको बोल देते हैं कि तू तो दोस्तों के साथ घूमता रहता है, तू तो नाकारा है, नापुंसक है। तो सॉरी, वो जो डायलॉग था तो तो
होता ज़्यादातर ये है मगर इन दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स को मैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ से आप बच्चे की जो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एजेंसी है उसको आपने छीन लिया, क्योंकि वो एक जीवंत प्राणी है। आप भी जीवंत प्राणी हैं, क्योंकि फिर अगर ये जवाबदेही की बात अगर आ जाएगी तो हम कहाँ जाएँ? बैक्टीरिया पे चले जाएँ क्या, यूनिसेल्युलर पे? क्योंकि जैसे-जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे-जैसे नई चीज़ें आई तब जा कर के आज हम एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे की एजेंसी उससे छीनी जा रही है इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट में कि अगर वो सफ़र करता है तो उसकी ज़िम्मेदारी माँ-बाप की थी, नहीं थी। मतलब हम चाहेंगे कि सिस्टम में अगर इन्फॉर्मेशन पूरी आ जाए तो हम इस तरीके के बच्चे पैदा कर पाएँ जो कि आगे चल कर के वेल थिंक, मतलब कि ऑन एन इसमें एवरेज बढ़िया थिंकर वगैरह। हाँ, प्लीज़। इसमें एक बहुत ही कॉमन सा आर्गुमेंट है जो कि ऐसा होता है, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट अगर पेरेंट्स वेल ऑफ नहीं, उनको पता है, एजुकेटेड भी नहीं है, वेल ऑफ भी नहीं है, पर और वो उनको पता है कि हम नहीं कर सकते भाई, हम तो उसको दे ही नहीं सकते, एजुकेशन भी नहीं दे सकते, हम उसको न्यूट्रिशन भी नहीं दे सकते, और वो पैदा कर रहे हैं 4-4, 5-5, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हर धर्म में हो सकते हैं, अगेन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तो पर तो वो चीज तो प्रिवेंटेबल है ना, और वो प्रिवेंटेबल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो, और अगेन फॉर द आर्ग्यूमेंट सेक, जस्ट टू गिव लाइक बोथ पर्सपेक्टिव्स, 10 बच्चे आप पैदा कर रहे हो बट आप एक भी बच्चे को नहीं पालन पोषण कर सकते। मुझे पता है कितना पैसा लगता है एक बच्चे के पालन पोषण में, और जब दूसरा बच्चा मैंने पैदा किया जब मैं कनाडा में था, अगर इंडिया में होता तो मैं दूसरा बच्चा भी नहीं पैदा करता, क्योंकि एक बच्चे के पालन पोषण में ही आपको इतना, और पालन पोषण की जहां तक बात कर रहा हूँ, अपने अपने हिसाब से पालन पोषण की बात कर रहा हूँ, आपकी जो इनकम है उसका एक सब्सटेंशियल अमाउंट आप बच्चे के उसमें पालन पोषण में दे रहे हो। जैसे हम बात भी कर रहे थे, स्कूल फीस इतनी एस्ट्रोनॉमिकली हाई है, खाना पीना सब कुछ है, कपड़े लगते हैं, मतलब इट्स लाइक टेकिंग केयर ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग एंटायरली फॉर 18 ईयर्स। तो ये उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि आप उसकी सेफ्टी, डिग्निटी, मतलब एक इंसान खुद की जिम्मेदारी ले ले, वही बहुत बड़ी बात होती है। आप एक पूरे इंसान की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ रही है, और क्या मोस्ट लोग उसके केपेबल हैं क्या, वहां पर यहाँ पर वो बात आती है। तो एजेंसी की बात तो तब आएगी ना जब बच्चा खुद के डिसीजन लेने के लिए केपेबल हो 18 साल के बाद। उससे पहले तो उसकी एजेंसी तो है ही नहीं ना, माँ बाप रिस्पॉन्सिबल होंगे ना उसकी वेलबींग के लिए, और माँ बाप है ही नहीं इस लायक, उनको खुद ही दिमाग नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और मैं पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों में भी इतना दिमाग नहीं है कि वो उसको सही न्यूट्रिशन दे सकें, सही एजुकेशन दे सकें। भेदभाव भी होता है कुछ बच्चों में कि ये लड़का है, ये लड़की है, इसको भेजेंगे, इसको नहीं भेजेंगे, इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, उसको नहीं पढ़ाएंगे, इसको ज्यादा न्यूट्रिशन देंगे, उसको नहीं देंगे, लाइक दैट। तो उस एस्पेक्ट से वो आर्ग्यूमेंट काफी हद तक जस्टिफाइड है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो मैं यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो वन ऑफ द बिगेस्ट आयरनी यहाँ पर चलती है, एंड द आयरनिक पार्ट इज कि किस तरीके से कि वो पर्टिकुलर पेरेंट जो ये सवाल पूछ सकता है वो बच्चे नहीं पैदा करेगा, क्योंकि वो सवाल उसने पूछ लिए हैं। द मोमेंट ए पर्सन इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, वो एजुकेट हो चुका है, और वही यस व्यक्ति यस जो है ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगा। और आयरॉनिकली इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि क्योंकि वो ऑटो पायलट पे है, वहां पर वो अगर वो ये सोच ही नहीं रहा ना, द मोमेंट द पर्सन इज गोइंग टू थिंक कि इस एक बच्चे के पढ़ने में इतना ज्यादा चीजें, मतलब कि मुझे पेरेंटिंग करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं करेगा। और हेंस जो सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी पर्टिकुलर समाज को एलिवेट करने का इज एजुकेटिंग वुमेन, क्योंकि वुमेन जब ऑटो पायलट पे होती है तो समाज उनसे बच्चे पैदा कराता है, बच्चे पैदा करने की मशीन बनाता है, और उसके अंदर में उनको बस बोलता है कि बस पैदा करते जाओ, मरते जाओ, बच्चे पैदा करते जाओ। जैसे ही आप वुमेन को एजुकेट करते हैं, तुमको न तो कॉन्डम बांटने की जरूरत है, न तो तुम्हें कुछ और अलग अलग तरीके की चीजें करवाने की जरूरत है, न तो तुम्हें फैमिली प्लानिंग कराने की जरूरत है, तुमको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं। तुमको तुमको जो है जितने भी वेसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, जितने भी आपके तरीके होते हैं स्टरलाइजेशन, ना वो करने की ज़रूरत है, ना उन पे इंसेंटिव देने की ज़रूरत है, ना तुमको वेसेक्टमी कराने पर क्या नाम है, रेडियो देने की ज़रूरत है। तुमको बस एक चीज़ कर लो, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हमको पता चल रही है कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली अगर तुमने औरतों को एजुकेट कर दिया तो। तो इसके अंदर में तो मतलब आयरनी ही थी केवल आपने जो स्टेटमेंट बोला, और वो ये आयरनी थी कि जिसने ये सवाल पूछ लिए वो उभर गया, वो उठ गया उस पर्टिकुलर चीज़ से, वो करेगा, चाह करके भी नहीं कर पाएगा बच्चे। ये लोग जो आ जाते हैं, जो वो देते हैं कि मैं अगला बच्चा ये पैदा करो तो तुमको इतने रुपए देंगे, अगला बच्चा और पैदा करो तो इतने रुपए देंगे। वो बेचारे इतने मासूम और नादान है कि उनको ये लग रहा है कि
25,000 रुपए दे करके वो 25,000 रुपए, भैया 25,000 रुपए में डिलीवरी नहीं हो रही है आजकल, समझ रहे हो? मतलब कि डिलीवरी बच्चे को पैदा नहीं करा सकते तुम, बाकी तो तुम बाकी वो तो कि आयरॉनिकली बाकी तो तुम आयरॉनिकली कनाडा जो कि बहुत ही लेस पॉपुलस कंट्री है, वहां पर अगर द गवर्नमेंट encourages, और इवन यूरोप में भी काफी जगहों पर गवर्नमेंट encourages you to have more kids, more and more kids। मतलब वो कहती है कि तुम दबा के लाइन लगा दो बच्चों की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बच्चे पर हम तुम्हें पैसा देंगे, हर बच्चे पर हम तुम्हें सीबी देंगे, चाइल्ड बेनिफिट देंगे, हर बच्चे पर हम, अगर तुम केपेबल नहीं हो, जितना तुम्हारी लोअर इनकम होगी उतना ज्यादा पैसा तुम्हें देंगे। तो उन जगहों पर जहां पर आबादी नहीं है, आबादी कम है और वो चाह रहे हैं कि आबादी बढ़े, तो वहां पर तो वो एनकरेज, गवर्नमेंट खुद एनकरेज कर रही है साहब। एंटीनेटलिज्म तो भाड़ में गया वहां पर, वहां तो गवर्नमेंट खुद एनकरेज कर रही है कि आओ बच्चे पैदा करो। यहाँ पर रशिया में भी बोला जा रहा है, क्या बोलते हैं, कनाडा में बोला जा रहा है। तो आई आपको थिंक सरकार दे रही है एंटीनेटलिज्म की $200 ये तक ज्यादा एक अच्छी बच्चे है। हाँ, एग्रीड कि कौन नहीं लेना चाहिए, मुझे एंटीनेटलिज्म बताइए। एग्रीड कि एंटीनेटलिज्म की ये ज्यादा परिभाषा मुझे कंपैरेटिवली बेटर नजर आती है कि डोंट ब्रीड एंड upbring a stupid child, क्योंकि दोबारा बोलिए, अगर sorry, you आपकी आवाज नहीं चली। मतलब कि बेवकूफ, नादान, अनअवेयर बच्चे न पैदा और अपब्रिंगिंग उनकी नहीं होनी चाहिए। ये लोग हैं जो सिस्टम में दीमक की तरह बैठेंगे और जो जो सिस्टम को खाएंगे, खत्म करेंगे। अगर आप एक बढ़िया समाज बना सकते हैं, बढ़िया बच्चे पैदा कर सकते हैं और ओवरऑल उसको उसको अवेयर एक क्रीचर में बना सकते हैं, अगर सोसाइटी के लेवल पे अगर हम इस तरीके से, तो गुड। इट्स कि हमारे पास प्रॉब्लम्स अगर आएंगी भी तो वी विल बी एबल टू सॉल्व इट, वो चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। मतलब इवन यू नो इट कि इससे बड़ा एग्जांपल मैं क्या दूं कि दीज आर पीपल जो वो सारे सॉल्यूशंस लेकर के और दुनिया को अवेयर करा रहे हैं, बीट आर वीडियो, बीट आचार्य प्रशांत, बीट एनीबडी एल्स। जो लोग ऑटो पायलट पे है ना, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो लगती है कि ऑटो पायलट पे बच्चे पैदा करना, ऑटो पायलट पे जो जॉब तुम्हें नहीं चाहिए उसके अंदर में जाना, ऑटो पायलट पर इस समाज के द्वारा दी गई जो ड्रीम्स होते हैं उसको फॉलो करना कि मेरे को थार चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंदी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये सब लोग ऑटो पायलट पे हैं। अगर इनकी आंखों की पट्टी खुले और ये देख पाए अगर, तो वो पर्टिकुलर लोग आर गोइंग टू ब्रिंग अप फार बेटर समाज एज कंपेयर टू जो अभी चल रहा है हमारे पास। तो बच्चा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कभी बच्चा था ही नहीं, बच्चा प्रॉब्लम हमेशा पेरेंट थे। जो सटलता के साथ आपने आचार्य प्रशांत के साथ हमारा नाम जोड़ा है, बहुत बेहतरीन। तो हम भी वही काम करते हैं भाई, हमारे सब्सक्राइबर कम है तो हमारा दोष है, देखने वालों का दोष है। बट हाँ, तो बेसिकली मुझे लगता है क्या बोल रहे हैं, सॉरी। अगर आप चिंता मत करो, अभी तो आपके बहुत जाने हैं, अभी तो आपकी जर्नी ही 1.5-2 साल की हुई है। मतलब कि ही मस्ट बी वर्किंग लाइक डिकेड्स हो गए, ही इज वर्किंग फॉर डिकेड्स। ही मेड thousands of videos before, ऐसा बोलते हैं लोग, he made like 1000 videos before anybody took notice of him। तो ये है, तो हमारे तो अभी 200 भी नहीं हुए हैं, 200-250। पर मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमेशा ना एक्सट्रीम सॉल्यूशंस दिए जाते हैं कि बच्चा बिल्कुल पैदा मत करो या भर कर बच्चा पैदा करो, तो यहाँ पर सॉल्यूशन तो उसका यही है कि भाई कंट्रोल, जैसे हम बात करें कंट्रोल्ड तरीके से, इफ यू आर एबल टू देन ओनली तभी करो। और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल तो लाना ही होगा हमें भारत में। अगर जिस तरह से हमारी हालत चल रही है ना, हम फटे जा रहे हैं मतलब एज ए कंट्री, तो यहाँ पर तो हर देश को अपने हिसाब से, जैसे चाइना ने सोचा 1 चाइल्ड पॉलिसी लाए, फिर 0 चाइल्ड पॉलिसी है, फिर हमारे को भी ऐसा कुछ, मतलब इट्स हाई टाइम वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, अदरवाइज तो हम मतलब मैं मतलब शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन में क्विक मेजर में कर लो, लेकिन तुमको अपना 90% ताकत इसी पे झोंकनी पड़ेगी कि इंडिया में लड़कियों को न्यूट्रिशन स्कूल उनका मेक श्योर करना कि वो अगर आगे बढ़ जाए ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत हद तक, क्योंकि भाई तुम वो व्यक्ति के पास पावर ही नहीं है, उसके पास सोचने की क्षमता नहीं है भाई अभी बच्ची के पास। उसको वो सारी चीजें अगर आप एम्पावर कर देंगे एज ए सोसाइटी के लेवल पे, तो ये चीजें ठीक है, मतलब क्विक मेजर में कर लो चाहो तो
तुरंत के तुरंत मेजर में कर लो, हाँ, हाँ। लेकिन तुम्हारे को अगर परमानेंट और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए तो वो इसी रास्ते से गुजरता है। हमारे पास हर कंट्री का मतलब हर कंट्री का एग्जांपल है। लोग इस्लाम पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन आप उठा करके देख लो मिडिल ईस्ट कंट्री में कि किसके 16 बच्चे हैं, किसी के 16 बच्चे नहीं मिलेंगे। आपको पाकिस्तान में मिल जाएँगे, आपको बिहार में एक हिंदू के मिल जाएँगे 15 बच्चे, लेकिन आपको मिडिल ईस्ट में एक मुसलमान के नहीं मिलेंगे, क्योंकि द एक्चुअल फैक्टर, क्योंकि फैक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से जो टॉप पे काम कर रहा है वो फीमेल लिटरेसी और एम्पावरमेंट का ही आइडिया है। सही, बिल्कुल सही है। चलें तो फिर यहाँ चलो, पर इस पर्टिकुलर उस पे बस मैं एग्जैक्ट कुछ 1 बोल घंटा रहा हुआ। था, बट छोड़ दीजिए, कोई नहीं, भूल गया क्या बोल रहा था। ट्रेन ऑफ थॉट धड़-धड़ निकलती है, भूल जाता हूँ। क्या बोल रहा था मैं यार? कुछ इधर-उधर निकल जाता हूँ। इधर-उधर निकल जाता हूँ। तो या बाकी सफरिंग की बात है मेन तो, कि सफरिंग कम से कम हो किसी इंसान की, आपकी या किसी और की, वो मेन इंपॉर्टेंट है। हम फटे जा रहे हैं हम यहाँ पर, मतलब एक उस बच्चे की, एक 25 बच्चा ही था मेरे हिसाब से देखा जाए तो, 25 साल का जो व्यक्ति था, उसकी दिल्ली में जा रहा था, मतलब कुछ नहीं है, रोड पे गिर गया, और बताओ। तो वो चीज, इस तरह की चीजें हमारे यहाँ पर तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव किड्स अनकंट्रोलेबली, दैट्स फॉर श्योर। हाँ, ये बोल रहा था कि आप या तो आप कंट्रोल कर लीजिए, या फिर पॉपुलेशन अपने आप को कंट्रोल करेगी, सेल्फ करेक्ट हो जाएगी। वो होती ही है अपने आप में, जो कि भारत की पॉपुलेशन भी सेल्फ करेक्ट हो जाएगी एक टाइम के बाद, जैसा प्रेडिक्शन है कि एक स्टेबलाइजिंग होगा, और फिर डाउनवर्ड ट्रेंड जो होता है जनरली 1940 सॉरी मतलब एक्चुअल में 200 साल के बाद 2048-47 में हाँ, हमारी बाद पॉपुलेशन पीक थोड़ा सा करेगी। ब्रेक लग जाएंगे, और फिर हम 47 2047 फिर अब हाँ 2047 100 साल, अरे वाह! हम अपने 100 साल की जो हमारी अब 77-78 जैसे हो गए, तो 25 साल और हम अपने 100 साल जो हमारे कंप्लीट होंगे, हम अपनी पीक पे बैठे होंगे, और 100 साल के बाद फिर हम नीचे जाएँगे। 100 साल में पीक पर बैठे होंगे, राइट? हाँ, 1947 से 2047 पे पीक पे जाएँगे, और 2047 से हम फिर नीचे की तरफ जाएँगे। तो नीचे की चाइना तरफ। इज़ ऑलरेडी इन द डिक्लाइनिंग ज़ोन। चाइना तो डिक्लाइन कर रहा है, वो तो पॉलिसीज के वो है ना, कि पकड़ के ठोक दिया गया। लेकिन उसके हाँ, अंदर में मैं बोलूँगा कि ये मेजर पोर्शन वही रहा होगा कि मतलब कि आप कितना भी कर लो रैट की पॉपुलेशन को, मतलब कि उसको कंट्रोल करने की, लेकिन वो फ़ायदा सबसे ज़्यादा उसी से मिलेगा, जो लोग अवेयर हुए। तो अब आप देखो ना कि वहां पे वेस्टर्न कंट्रीज में इतना इनकरेज किया जाता है, सरकार, मैं बता रहा हूँ ना, सरकार पैसे दे रही है, एक $1,000 तक दे रही है एक बच्चे की, तो भी लोग, तो भी आबादी नहीं बढ़ रही, तो भी जो मेजर चंक आबादी का है वो इमिग्रेंट्स का है, कि इमिग्रेंट्स वहां पे जाते हैं, 10 साल रहते हैं, और फिर वापस आ जाते हैं हमारे जैसे। तो आबादी तो नहीं बढ़ी ना देश की, तो वो वाली बात है। सही, तो चलिए, आज इसको यहीं तक रखते हैं, और बढ़िया पॉडकास्ट हो गया आज तो। ये मुझे लगता है इस तरह की, पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा, बट हमें तो मजा आया बात करके। अलग अलग ओपिनियन पे बात कर सकते हैं हम लोग, मतलब वी कैन छद्म तरीके से, कि मतलब ऑफ कोर्स आई बिलीव व्हाट वी आर कंसिस्टेंट, बट अगर हम अलग अलग तरीके के प्रो एंड कॉन पे जाएंगे तो अच्छा डिस्कशन बन सकता है। ठीक भाई लोग, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दें। नमस्कार। बाय बाय।